हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वंदना। आज आपको लिंकेज या सहलग्नता के बारे में बताऊंगी। लिंकेज या सहलग्नता बीएससी सेकेंड ईयर की यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंकेज क्या होता है। क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो साथ साथ इनहेरिट होकर के ऑफस्प्रिंग में अपने पैटर्नल कॉम्बिनेशन को बनाए रखते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लिंकेज कहते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, ये जीन्स अगर साथ साथ इनहेरिट होते हैं और ऑफस्प्रिंग में अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन को बना करके रखते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लिंकेज कहते हैं। अब एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी साथ साथ इनहेरिट होते हैं, ये साथ साथ इनहेरिट होंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन। और ये जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं वो कैरेक्टर कहलाता है लिंक्ड कैरेक्टर। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं, इस क्रोमोसोम पर जो पास पास जीन्स प्रेजेंट हैं, तो वो लिंक्ड जीन है। और जब दो अलग अलग क्रोमोसोम पर अलग अलग जीन प्रेजेंट है, तो वो लिंक्ड नहीं है। एक ही क्रोमोसोम पर अगर दूर जीन्स प्रेजेंट है, तो वो भी लिंक्ड जीन्स नहीं होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉर्गन्स कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। लिंकेज शब्द की उत्पत्ति मॉर्गन द्वारा ड्रोसोफिला मक्खी पर किए गए वंशागति अध्ययनों से हुई थी। बेटसन और पुन्नेट ने तो कपलिंग और रिपल्शन हाइपोथेसिस दी थी। तो मॉर्गन ने बेटसन और पुन्नेट की जो कपलिंग और रिपल्शन हाइपोथेसिस थी, उसके बारे में कहा था कि ये एक ही परिघटना के दो पहलू हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने बताया था कि जब कपलिंग फेज होती है, तो उस कंडीशन में जो दो डोमिनेंट जीन होते हैं, वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। और जब रिपल्शन की स्टेज होती है, तब ये डोमिनेंट जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। कैपिटल ए यहाँ होगा और कैपिटल बी यहाँ होगा। तो यहाँ देखा कि जब दोनों साथ में प्रेजेंट होते तो इसे बोलते हैं कपलिंग, और जब दोनों अलग अलग प्रेजेंट होते, अलग अलग क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन होते, तो उसे बोलते हैं रिपल्शन। ठीक है? तो ऐसे जीन्स को उन्होंने लिंक्ड जीन कहा, और इस परिघटना को उन्होंने लिंकेज कहा। और मॉर्गन ने ही क्रोमोसोमल जो थ्योरी थी लिंकेज की, वो प्रपोज की थी। अब आगे हम मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि उन्होंने ड्रोसोफिला पर किया था। उन्होंने ग्रे बॉडी कलर और लॉन्ग विंग वाली ड्रोसोफिला का ब्लैक बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग वाली ड्रोसोफिला से क्रॉस कराया था। तो यहाँ देखते हैं कि ग्रे कलर ब्लैक कलर पर डोमिनेंट है और लॉन्ग विंग्स वेस्टिजियल विंग्स पर डोमिनेंट है। इसके गैमेट बनते हैं कैपिटल जी कैपिटल एल, और यहाँ बनते हैं स्मॉल जी स्मॉल एल। इन दोनों को क्रॉस करवाते तो F1 जनरेशन में हमको ग्रे और लॉन्ग मक्खी मिलती है। इसको हम होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाते हैं, मतलब कि टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पर अपने को इससे जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल जी कैपिटल एल स्मॉल जी स्मॉल एल। इधर बनता है स्मॉल जी स्मॉल एल। जब इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं तो कैपिटल जी कैपिटल एल स्मॉल जी स्मॉल एल। इधर इसका हम इससे करवाएंगे तो स्मॉल जी स्मॉल एल स्मॉल जी स्मॉल एल। 50% ग्रे और लॉन्ग मिलेंगे और 50% ब्लैक और वेस्टिजियल मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, जो F2 जनरेशन है उसमें पूरा का पूरे जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग मिली है, वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाली मिली है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। तो ये कंप्लीट लिंकेज को शो करता है। अब मॉर्गन के क्रोमोसोमल थ्योरी के हम यहाँ पढ़ेंगे। मॉर्गन और कैसल ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। क्रोमोसोमल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्होंने बताया था कि एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं सारे, उन जीन्स में एक साथ रहने की टेंडेंसी होती है, और ये जीन्स एक लीनियर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और इनके बीच की जितनी डिस्टेंस होती है, वो क्या करती है? लिंकेज की सामर्थ्य को निर्धारित करती है। वो कैसे करती है कि जैसे अगर कोई दो जीन है, वो दोनों पास पास प्रेजेंट होंगे, तो उनके अंदर लिंकेज ज्यादा होगा। अगर कोई दो जीन है जो बहुत दूर दूर प्रेजेंट हैं, तो उनके अंदर लिंकेज तो कम होगा और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। क्लियर? और इन्होंने मॉर्गन ने ही बताया था कि कपलिंग और रिपल्शन एक ही परिघटना के दो पहलू हैं, और वंशागति के दौरान संलग्न जीन अपनी वास्तविकता को बनाए रखते हैं। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हचिंसन के द्वारा भी लिंकेज के लिए किया गया था, जो मेज पर किया था। हचिंसन ने मेज के 9th क्रोमोसोम पर दो जीन्स की स्टडी की थी, जिसमें से एक जीन तो मक्के के बीज के एल्यूरोन के कलर को कंट्रोल करता है, और दूसरा एंडोस्पर्म के शेप को कंट्रोल करता है।
तो एल्यूरोन के कलर में अपन देखते हैं एक कलर्ड होता है और एक कलरलेस होता है। एंडोस्पर्म दो टाइप से हो सकता है, या तो फुल होता है या श्रंकन होता है। क्लियर। तो फिर बाद में इन्होंने इसका टेस्ट क्रॉस करवाया था और उससे जो जनरेशन मिलती है उसकी स्टडी हम आगे करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिया था कलर्ड और फुल, और दूसरे यहाँ पर लिए थे कलरलेस और श्रंकन लिए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कलर्ड और फुल वाले हैं जिसको हम कैपिटल सी कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो है इसको हम स्मॉल सी स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कलरलेस श्रंकन होता है। अब इन दोनों का जब हम यहाँ क्रॉस करवा रहे हैं, इधर को हम इससे भी यहाँ समझ सकते हैं, तो F1 जनरेशन में हमको कलर्ड और फुल सीड मिलते हैं यहाँ पर। और जब इनका हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, डबल रेसेसिव पेरेंट से यहाँ क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ देखते हैं इसके जो गैमेट बन रहे हैं यहाँ चार टाइप से बनेंगे, कैपिटल सी कैपिटल एस, कैपिटल सी स्मॉल एस, स्मॉल सी कैपिटल एस एंड स्मॉल सी स्मॉल एस। ये चार गैमेट बनते हैं। इसका हमने होमोजाइगस रेसेसिव से यहाँ करवा रहे हैं इसका क्रॉस, तो इसके जो गैमेट बनते हैं वो स्मॉल सी स्मॉल एस बनते हैं। तो यहाँ अपने को चार कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। इसमें से कैपिटल सी कैपिटल एस स्मॉल एस वाला होगा कलर्ड फुल सीड्स, और इधर कैपिटल सी स्मॉल एस होगा कलर्ड श्रंकन, और ये वाला होगा कलर्ड फुल, और ये होगा कलरलेस श्रंकन होगा। तो यहाँ अपने को 48% जो है वो तो क्या मिले हैं, पेरेंट वाले कॉम्बिनेशन मिले हैं, और इधर 2% और 2% अपने को न्यू कॉम्बिनेशन मिले हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका मतलब ये जो मेज पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो हचिंसन ने किया था, तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर अपने को चार टाइप की सीड्स मिल रहे हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा है, जो लगभग 96.4% इनको हम कह सकते हैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देखिए 96.4% तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और क्रॉस ओवर अपने पास में 3.6% है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पेरेंटल कैरेक्टर एक दूसरे से लिंक्ड है, और ये जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। केवल 3.6% इंडिविजुअल जो है उसमें ये जीन क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये एक इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है यहाँ पर और पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी है। तो यहाँ पर लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों यहाँ पर देखे जा सकते हैं अपने को। तो ये हचिंसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन का अरेंजमेंट दो तरह से होता है, एक होता है सिस अरेंजमेंट और एक होता है ट्रांस अरेंजमेंट। जब एक ही क्रोमोसोम पर दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होते हैं और दूसरे एक ही क्रोमोसोम पर अगर दोनों रेसेसिव भी प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। लेकिन ट्रांस अरेंजमेंट किसको बोलते हैं कि जब डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों, यहाँ देखिए यहाँ तो क्या था, एक ही क्रोमोसोम पर दोनों डोमिनेंट थे, और यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव होता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट, और ये वाला क्या है, सिस अरेंजमेंट होता है। क्लियर। अब लिंकेज, लिंकेज दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है कि जब लिंक्ड जीन एक दो या उससे ज्यादा जनरेशन तक अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही वंशागत होते हैं, मतलब नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही वो इनहेरिट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज जब ये ज्यादा जनरेशन तक अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन नहीं कर पाते बल्कि नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज कब होता है, जब दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, मतलब उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है उनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तभी इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या है, संलग्न जीनों के मध्य की दूरी और उनमें होने वाले विनिमय की प्रतिशतता के व्युत्क्रमानुपात को हम लिंकेज की सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पर अपन स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज को किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है इसको हम समझ सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी, जैसे ये दो जीन्स हैं, इनकी यहां पर अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा, लिंकेज कम होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस जो है वो लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा हुई तो लिंकेज कम होगा। क्लियर। और अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है
क्रॉसिंग ओवर अगर ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा होगी। क्लियर, डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई है, डिस्टेंस एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ेगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो लिंकेज कम होगा। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं लिंकेज की स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ लिंकेज स्ट्रेंथ, मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं लिंकेज स्ट्रेंथ का, जब कोई भी डिजायर्ड कैरेक्टर वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्रॉस करवाते हैं तो हेट्रोजाइगस जीव उत्पन्न होते हैं। फिर उस हेट्रोजाइगस का हम क्या करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, और उनका जब टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, जैसा कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था जो हचिनसन ने भी किया था, तो टेस्ट क्रॉस जब करवाते हैं तो हमको F2 जनरेशन में पेरेंटल और न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उसका फिनोटाइप के आधार पर हम उसकी गिनती करते हैं। तो हम देखते हैं कि जितने ज्यादा नए कॉम्बिनेशन बनेंगे इसका मतलब उसमें क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज्यादा हुआ है और लिंकेज उतना ही कम हुआ है। क्लियर, तो ये हमको टेस्ट क्रॉस कराकर ही पता चलता है कि कितना लिंकेज हुआ है और कितना क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर लिंकेज की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब लिंकेज को जो डिटरमाइन करते हैं या लिंकेज की स्ट्रेंथ को जो प्रभावित करते हैं उन कारक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है यहाँ पर संलग्न जीनों के मध्य की दूरी। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना लिंकेज कम होता है, और जितनी कम दूरी होती है उतना लिंकेज ज्यादा होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि दूरी अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब वो जीन दूर दूर प्रेजेंट है तो उनमें लिंकेज कम हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रहा है। दूसरी अपन बात करते हैं एज की। एज अगर बढ़ती जाती है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते जाते हैं, और क्रॉसिंग ओवर के चांस कम होंगे तो क्या होगा, लिंकेज बढ़ता जाएगा। क्लियर, तो सबसे पहली बात तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस भी लिंकेज को अफेक्ट करती है। दूसरी हमने बात की है एज की, कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाता है यहाँ पर कि एज बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर के चांस कम होते जा रहे हैं और लिंकेज बढ़ता जा रहा है। इसी टाइप से टेम्परेचर और एक्स रेज और रसायन का भी लिंकेज पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम संलग्नता की पहचान कैसे करते हैं, वो टेस्ट क्रॉस से करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रेड फ्लावर और राउंड पॉलन लिए, इधर ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन लिए, ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट एलील है। इनका जब क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमको ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन मिले। फिर इसका जब अपन टेस्ट क्रॉस करवाते हैं स्मॉल b स्मॉल ll से करवाते हैं तो अपने को यहाँ रेशो क्या मिला है, 7:1:1:7। तो रेड और राउंड और ब्लू और लॉन्ग, तो यहाँ देखिए रेड और राउंड और ब्लू और लॉन्ग, ये क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये 7:7 है, और 1:1 क्या है यहाँ पर, न्यू कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ अपने को पता किससे चला है कि यहाँ पर कितना लिंकेज हो रहा है, कितना क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए ये अपने को पता चल रहा है कि ये वाले तो क्या है, लिंकेज शो कर रहे हैं और ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। तो ये पता किससे चलता है, टेस्ट क्रॉस से पता चलता है। तो सहलग्नता की पहचान को हम टेस्ट क्रॉस के द्वारा देख सकते हैं। लिंकेज का महत्व, लिंकेज की सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है कि जैसे अपन देखते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन के समय होने वाली वेरिएशन की संभावना को कम करता है, क्योंकि अगर लिंकेज होता है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो क्या होता है, नए कॉम्बिनेशन नहीं बनते, और नए कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वेरिएशन, नए कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे तो वेरिएशन की संभावना भी कम हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि ये वेरिएशन की संभावना को कम करता है। और कभी कभी क्वालिटेटिव कैरेक्टर जैसे पत्ती की आकृति, तने का रंग, ये सब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जैसे फल का आकार, बीज का भार आदि, अधिक उपजता आदि के साथ संलग्न रहते हैं। ऐसे पौधों में जब संकरण किया जाता है तो प्राप्त संतति में मात्रात्मक लक्षणों को सुगमता से पहचाना जा सकता है, मतलब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये संलग्नता के कारण एक साथ वंशागत होते हैं। अतः संलग्न जीनों का कारण चयन में इनका विशेष महत्व होता है। इस प्रकार प्लांट ब्रीडिंग में भी संलग्नता का विशेष महत्व होता है, जैसे उदाहरण के लिए कपास और चावल। तो लिंकेज क्या है, वो हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन प्रोग्राम के स्कोप को और उसके नेचर को डिटरमाइन करता है। आधुनिक शोध कार्य में संलग्नता का विशेष महत्व है, क्योंकि
किसी जाति के गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति और उसके मध्य की दूरी और मानचित्रण आदि द्वारा नए तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है उनके बीच की डिस्टेंस, उनकी मैपिंग, इन सब के थ्रू हमको नए तथ्य मिलते हैं। तो यहाँ भी लिंकेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लिंकेज जीन के रिकॉम्बिनेशन के चांसेस को रिड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट जनरेशन में भी मेंटेन रहते हैं। तो इस टाइप से अपन देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिंकेज के द्वारा ही अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन करके रखता है। तो ये लिंकेज के महत्व के बारे में हमने देखा है। थैंक यू।